हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस सेक्टोरल एनालिसिस में हम लोग जो बैंकिंग सेक्टर है इसकी बात करेंगे। हम साथ साथ आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे कि क्या बैंकिंग सेक्टर के जो मार्जिन्स है हैव दे पीक्ड आउट। उसमें हम ये भी देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का क्या मीनिंग होता है एंड क्या यहाँ पे पीक आउट हुआ है या नहीं हुआ। सेकेंडली वील टॉक अबाउट कि एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स कैसी हैं अभी बैंकिंग सेक्टर में। थर्डली वील डिस्कस द ब्रॉड वैल्यूएशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर कि आज क्या वैल्यूएशन चल रही है बैंकिंग सेक्टर की। एंड फाइनली हम जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं इनका एक बारी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, चार्ट्स भी देखेंगे एंड साथ साथ एक ब्रीफ जो वैल्यूएशन है वो भी देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या बैंकिंग सेक्टर के मार्जिन पीक आउट करें या नहीं करें। तो पहली चीज़ आपको समझनी है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज नथिंग बट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर अ बैंक। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में अगर आप देखेंगे, सपोज करते हैं एक समोसे की शॉप है, तो जो समोसे की शॉप अगर 5 रुपये का समोसा बेच रहा है, जिसमें से उसका जो मेजर रॉ मटेरियल आलू और मैदा है, पोटेटोज एंड जो मैदा है दैट इज़ अ मेन रॉ मटेरियल विच कॉस्ट 2 रुपीज़, तो उस समोसे की दुकान वाले का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 60% होगा। सिमिलरली जब बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स में हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट कमाया माइनस कितना इंटरेस्ट पे करा अपॉन एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स, जो बैंक के लोन्स होते हैं। कि माने ऑन एन एवरेज बैंक अपने लोन्स में से कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या कितना इंटरेस्ट इनकम कमा पा रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्चुअली में बैंक्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो उसके बारे में आपको बताता है। अगर कोई अनसिक्योर्ड लेंडर है लाइक बजाज फाइनेंस, तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे वर्सेस अ सिक्योर्ड लेंडर। जैसे अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो मॉर्टगेज लोन्स उसमें बहुत होएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बजाज फाइनेंस से हमेशा कम होएगा क्योंकि बजाज फाइनेंस इज लेंडिंग टू दी अनसिक्योर्ड सेगमेंट। बट ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर मूवमेंट होती रहती है। और ये मूवमेंट क्यों होती है? बिकॉज बैंकिंग इज अ सेक्टर विच इज एक्सपोज टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है या घटाती है तो बैंक्स के भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो मूव करते हैं। तो इस साइकिल में क्या हुआ है इसको बहुत आराम से समझते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर। FY 22 से 23 के बीच में क्योंकि वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन बढ़ रही थी एंड इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, तो महंगाई बढ़ रही थी। तो आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन से कैसे टैकल करता है? बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। या तो अगर इंडिया के अंदर ग्रोथ रेट स्लो हो जाते हैं तो मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, और इंडिया में अगर ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं तो मनी सप्लाई को भी सोचते टाइटन करने की, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए हैं बिकॉज एक तो इंडिया की ग्रोथ रेट्स भी अच्छी हैं बट महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स टारगेट द इन्फ्लेशन। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से यहाँ पे 2 चीज़ें हुई कि शॉर्ट टर्म में तो बैंक्स के FY 23 में थ्रू आउट नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड करने लग गए। अब आप सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सपोज करते हैं पीछे से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो बैंक्स भी क्या करते हैं कि अपनी जो लोन बुक है, जैसे जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है उनको बहुत तेज़ी से रीप्राइस कर देते हैं। वेराज जो डिपॉजिटर्स हैं, जैसे अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा बढ़ा हुआ है बैंक्स के साथ, तो उसको बहुत स्लोली रीप्राइस करते हैं। तो क्योंकि थ्रू आउट FY 23 बैंक्स ने अपने लोन्स को रीप्राइस करा, वेराज डिपॉजिट्स की जो रीप्राइसिंग थी वो उतनी फास्ट पेस से नहीं हुई। पर अब क्या होना स्टार्ट हो चुका है कि Q1 FY 24 से डिपॉजिट्स को भी रीप्राइस करना पड़ रहा है। तो FY 23 में हर क्वार्टर बैंक्स के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे वो इंक्रीज होते गए एंड इतने इंक्रीज हो गए कि कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4 to 4.5% के बीच में होता था, दैट वेंट टिल 5.8%। वैसे आईसीआईसीआई बैंक का भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4 to 4.3% के बीच में होता था, दैट वेंट टिल 4.8%, विच इज़ द हाइएस्ट एवर। सो दिस इज वॉट हैपेंड। बट अब क्या हो रहा है? देयर इज अ वॉर फॉर लाइबिलिटीज़। तो जितने भी बैंक्स के आप रिजल्ट्स देखेंगे तो उनकी कासा रेशियो इस टाइम पे घट रही होगी। कासा रेशियो क्यों घट रही है इस टाइम पे? क्योंकि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा पार्क करते हैं तो 4, 4.5, 5% मिल रहा है। वैसे सेम पैसा अगर आप फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट के अंदर पार्क करते हैं तो 8 to 9% या 7% तक तो मिल ही रहा है। तो इस वजह से जो भी रिटेल डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने अपना जो पार्किंग ऑफ मनी था, दे शिफ्टेड इट मोर टुवर्ड्स टर्म डिपॉजिट्स इंस्टेड ऑफ कासा। तो सारे बैंक्स का जो कासा रेशियो दैट हैज़ फॉलन।
तो इस रेशियो को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए बैंक्स क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट्स की रीप्राइसिंग। अब सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने लग जाएंगे, राइट, एंड साथ साथ वेट भी कर रहे हैं कि यार आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कट करने लगे। बट इन दी नियर टर्म FY23 के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे वो FY24 में हो सकता है अब हमें वापस ना देखने को मिले एंड मार्जिन की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो। तो यही मैं आपको एक्सेल शीट में एक बारी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हम बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस पहले हम HDFC एंड ICICI बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक्चुअली में फर्स्ट टाइम ऐसा एवर भी हुआ है कि ICICI बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं दे हैव इंक्रीज्ड, लाइक देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 0.5% वर्सेज HDFC बैंक। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि ICICI बैंक के शेयर्स हैव आल्सो डन रियली वेल व्हेन कंपेयर टू HDFC बैंक, so that is one point to consider. But quarter on quarter there is some contraction in NIMs for ICICI bank and management has said कि peak NIMs are behind us. Whereas अगर आप HDFC बैंक के केस में देखते हैं तो HDFC बैंक is going through a merger right now with HDFC Limited and HDFC बैंक का जो लोन बुक ग्रोथ है, now again this is the management has guided कि 17% आनी चाहिए and they've sustained the NIMs at 4.1%. Kotak Mahindra Bank का NIMs have fallen from 5.8 to 5.6%, right, quarter on quarter, and YOY they've expanded, but again the management has guided कि NIMs will contract going forward. पर कोटक महिंद्रा बैंक में एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से स्टॉक हैजंट आल्सो डन वेल, is that Mr. Uday Kotak is basically has left the post of MD and उसके अभी जो न्यू CEO कौन आता है, सो एक ट्रांजिशनिंग रिलेटेड अनसर्टेनिटी तो ज़रूर रहती है बैंक्स के अंदर। Whereas Kotak ने माइक्रो फाइनेंस डिवीजन इस बाई 90% ग्रो करा, सो दिस इज़ अ वेरी बिग साइन फॉर द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि अगर आप क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के रिजल्ट्स देखते हैं एंड इसके साथ साथ आप डिसबर्समेंट्स देखते हैं, चाहे उज्जीवन के केस में देखें, राइट, तो दीज डिसबर्समेंट नंबर्स एंड रिजल्ट्स ऑफ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण वर रियली गुड बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में 90% ग्रोथ आई है। नाउ डीपली अंडरस्टैंड दिस कि एक डीपली सिक्लिकल सेक्टर है, बट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जैसे स्पंदना, स्फूर्ति के भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। तो माइक्रो फाइनेंस जनरली एज अ सेक्टर इज करेंटली डूइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ वेरी प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, माने एसेट क्वालिटी अभी बहुत अच्छी है। बट अभी हम इलेक्शन ईयर में तो एक रिस्क भी हो सकता है कि अगर फार्म लोन वेवर होने लग गए तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे भी एक इम्पैक्ट आ सकता है, बट दिस इज व्हाट द फैक्ट्स आर। देन अगर इंडसइंड बैंक को हम देखते हैं तो निम्स इंडसइंड बैंक के एक्चुअली में हैव बीन सस्टेन्ड। क्रेडिट कॉस्ट इंडसइंड बैंक का जो हम कहते हैं प्रोविजनिंग का खर्चा उसकी तरफ भी चलेंगे, बट क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस है 1.1 to 1.3 की एंड 18 to 23% जो क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस है इस टाइम में इंडसइंड बैंक ये दे रहा है। साउथ इंडियन बैंक के केस में Q1 हमेशा खराब रहता है एज कम्पेयर टू Q4, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक है तो Q1 कॉर्पोरेट बैंक का जनरली खराब होता है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन तो वैसे हमें सारे बैंक्स का नहीं करना चाहिए, रीज़न बीइंग क्योंकि Q1 के अंदर बैंक्स की एम्प्लॉय के खर्चे बढ़ते हैं, जितने भी आपके हाइक्स होती हैं एम्प्लॉय की वेजेस में वो होती हैं, एंड Q4 जो होता है बैंक्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन की डिमांड होती है। तो इस वजह से हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लुक एट द ट्रेजेक्ट्री, जैसे बैंक्स कह रहे हैं अगर निम्स पीक निम्स आर बिहाइंड अस, तो इसकी तरफ बेसिकली ज़्यादा देख रहे हैं जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी कंपैरिजन कर रहे हैं। वैसे कंपैरिजन जो वैलिड है वो YOY है। साउथ इंडियन बैंक के केस में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.3% है। फुल फाइनेंशियल ईयर FY24 के लिए अगेन मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 3.5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाएगा एंड Q1 इज ऑलवेज वीकर एंड फुल ईयर निम्स दे आर सेइंग विल एक्सपैंड वर्सेज FY23। तो एक साउथ इंडियन बैंक हो गया, RBL बैंक हो गया, इनके केसेस में यही है कि मैनेजमेंट्स कह रही है कि हमारे फुल ईयर निम्स विल एक्सपैंड कंपेयर टू FY23, क्योंकि लोन बुक का मिक्स चेंज हो चुका है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग, रिटेल लेंडिंग, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। देन बंधन बैंक के केस में वेरी पुअर नंबर्स, GNP NNP बोथ इंक्रीज्ड, ग्रोथ इज स्लोइंग। सो अगेन दिस इज समथिंग जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस की खराब साइकिल का असम और नॉर्थ ईस्ट साइड में इनको काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। सो अगेन वन नीड्स टू इंडिपेंडेंटली असेस, बट अगेन दिस इज व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर। फेडरल बैंक के केस में निम्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिकॉज कॉर्पोरेट बैंक है ये भी। ईयर ऑन ईयर देव सस्टेन्ड द निम्स बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर एट एन 11 क्वार्टर लो, बट एडवांसेस ग्रोथ वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन फेडरल बैंक्स केस एंड इन्होंने अभी 5,000 करोड़ का QIP भी ये लोग कर रहे हैं। सो अगेन दे आर ऑल्सो शोरिंग अप देयर बैलेंस शीट एंड 15% ROE फेडरल बैंक भी करने लग गया है एंड प्राइस टू बुक 1.1 टाइम्स के आसपास है। RBL बैंक के केस में सिमिलर टू साउथ इंडियन बैंक दे आर सेइंग कि निम्स फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सपैंड करनी चाहिए एंड एसेट क्वालिटी हैज बीन इम्प्रूव्ड, बट इट्स अ टर्न अराउंड बैंक सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। बट मैं आपके साथ एक ओवरऑल सेक्टर का व्यू कर रहा हूँ।
AU बैंक के केस में NIMs हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय ऑलमोस्ट 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 0.2% YOY बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ चुके हैं. डिपॉजिट रीप्राइसिंग इज रियली हर्टिंग देम. कॉस्ट टू इनकम AU का अब 65% हो गया है कि माने आप कितना खर्चा करते हैं इनकम कमाने के लिए. जो FY23 में 65 था, FY24 में भी दे आर सेइंग 65 ही रहेगा बिकॉज वी आर बिल्डिंग द बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म. बट AU में आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट कॉस्ट इनका कुछ ज़्यादा ही लो लगता है एट 0.2%. Whereas rest of the bank, someone is doing 0.5, someone is doing 0.7, someone is doing 1. But इनका credit cost number looks very very low at 0.2. So again हो सकता है asset quality trends अच्छी हो, but generally banks do basically contingent provisioning करते हैं. एक अपने लिए cushion बना के चलते हैं credit cost में. But AU का credit cost इस time पे काफ़ी low लगता है. तो लो होने के बावजूद भी AU का ROA फेल एंड ROA अभी रिटर्न ऑन एसेट 1.7% हो गया. ROA क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स. तो बैंक्स में हम ROA बहुत देखते हैं. सेकेंड अगर हम की मेट्रिक देखते हैं इंडस्ट्री का तो विच इज़ नोन एज क्रेडिट कॉस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था. तो HDFC बैंक का इस टाइम पे 0.7 है, स्लाइटली थोड़ा इंक्रीज हुआ है. सिमिलरली ICICI बैंक का 0.49 है, पहले 0.65 था. तो क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली प्रोविजन एज अ परसेंटेज ऑफ AUM, कि आप ख़राब लोन्स के लिए कितना जो प्रोविजन है आप सेट असाइड कर रहे हैं. तो जितना ज़्यादा नंबर उतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी. तो ICICI बैंक ने तो कंटिंजेंट प्रोविजनिंग करी थी पिछले क्वार्टर में, तो अगेन कंटिंजेंट प्रोविजंस हैव बीन रिलीज्ड. इंडसइंड का 1.4 है, साउथ इंडियन बैंक का 1 है. बट अगेन सीजनैलिटी आप देखेंगे तो क्वार्टर 4 में 0.5 था, वेरस क्वार्टर 1 में पिछले साल भी 1.2 था. तो YOY इंप्रूवमेंट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिग्रेडेशन है बिकॉज क्वार्टर 1 इज ऑलवेज बैड फॉर कॉर्पोरेट बैंक्स. राइट, सेम होल्ड्स ट्रू फॉर लाइक योर अदर बैंक्स एज वेल. जैसे RBL बैंक में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए, बट अगेन दीज आर टर्न अराउंड इंस्टीट्यूशन, सो वन हैज टू बी केयरफुल. देन बंधन बैंक भी क्रेडिट कॉस्ट हैज कम इन एट अ हाई ऑफ 2.4, पहले 2.7 2.9 था. इंप्रूवमेंट है, बट अगेन GNPAs एंड NNPAs इज समथिंग दैट यू नीड टू ट्रैक. फेडरल बैंक में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए, YOY सेम है, बट अगेन सेम सिमिलर ट्रेंड एज योर साउथ इंडियन बैंक बिकॉज अगेन कॉर्पोरेट बैंक तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना चाहिए. जस्ट कैनरा बैंक में क्रेडिट कॉस्ट हैज ऑल्सो फॉलन. सो दिस इज हाउ द ओवरऑल इंडस्ट्री लुक्स लाइक. तो इंडस्ट्री के अंदर आज एसेट क्वालिटी इशू नहीं है. बैंकिंग सेक्टर की लास्ट 4 to 5 ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी टुगेदर हैज गॉन अप बाय 6x, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट इशूज नहीं रह गए, एसेट क्वालिटी क्लीन है. बट डेफिनेटली डेटा को देखते हुए वी कैन प्रोबेबली कम टू अ कंक्लूजन कि पीक मार्जिन्स फॉर अ लॉट ऑफ बैंक्स आर बिहाइंड देम. तो पीक मार्जिन्स बिहाइंड है तो डेल्टा कहाँ से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे? दैट इज स्टिल थ्रू लोअर क्रेडिट कॉस्ट. माने क्रेडिट कॉस्ट आपके अभी भी कम हो सकते हैं. अगर आपको और अच्छे से समझना है तो हमारी एक ROE ट्री की वीडियो है जो कमेंट सेक्शन में आप उसको भी देख सकते हैं. फाइनली जब हम आते हैं बैंक निफ्टी की वैल्यूएशंस के ऊपर, तो सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी की वैल्यूएशंस को देखते हैं, सो यहाँ पे अगर हम आज देखते हैं कि आज क्या वैल्यूएशन चल रही है, तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हो गया था, बट आज हो सकता है हम स्लाइटली ओवर वैल्यू टेरिटरी में जा रहे हैं विद बैंक निफ्टी. सो प्राइस टू बुक 3.18 टाइम्स हो चुकी है एंड इट इज़ जनरली सेड कि बैंक निफ्टी बिकम्स अट्रैक्टिव जब वो 2.5 टाइम्स के बिलो प्राइस टू बुक पे चले जाए. उसके ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा अबव एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर है. तो अर्निंग्स ग्रोथ अभी 3.62% है, वेराज अगर आप पहले कंपेयर करते हैं तो लास्ट 3-4 ईयर्स में काफ़ी फास्ट तेज़ी से अर्निंग्स ग्रोथ हुई है बैंक निफ्टी की. 871 रुपीज़ की अर्निंग्स 2600 के आसपास हो गई है. वेराज इससे पहले अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो प्राइस टू बुक 2021 में 2.53 टाइम्स था, तो प्राइस टू बुक में भी एक्सपेंशन हुई है एंड बैंक निफ्टी हैज़ नियरली गिवन अ 50% रिटर्न सिंस दैट पीरियड ऑफ टाइम. पी रेशियो बैंक निफ्टी की अभी 17 टाइम्स है जो पहले 28 टाइम्स थी, क्योंकि अर्निंग्स बहुत फास्ट ग्रो कर गई, इस वजह से पी रेशियो हैज़ फॉलन. सो अगेन इट इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी लुक्ड एट कि अभी बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी महंगा नहीं है. मतलब 4.53 टाइम्स जो पीक गया था उतने पे तो नहीं गई, बट अगेन समथिंग विच नीड्स टू बी ट्रैक्ड, क्योंकि लास्ट टाइम जब 3 को क्रॉस करी थी बैंक निफ्टी की प्राइस टू बुक, तो वहाँ से अगर आप चेक करते हैं 2015 में 20,555 का बैंक निफ्टी था. तो टुक ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स टू डबल बेसिकली वहाँ से. तो 7 ईयर्स में डबल हुआ बैंक निफ्टी. तो मीनिंग क्या है कि अगर आपका कोई चीज़ लाइक 7 ईयर में डबल हो रही है तो आपका CAGR उसमें 10 to 12% का बेटा.
सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ कि हो सकता है लार्ज बैंक्स पे आज फुल्ली बिग्ड इन हो वैल्यूएशंस, बट अगर आप नीचे जाएंगे और देखेंगे छोटे छोटे बैंक्स को तो बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा दिखेगा कि आज भी क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहे हैं, निम्स एक्सपैंड हो रहे हैं, एंड दोज आर सम ऑफ द प्लेसेस टू बी इन। तो इस साइकिल में तो PSU बैंक्स आर डूइंग वेल टियर 2 टियर 3 में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर डूइंग वेल जो पहले से साइड लाइन थे, एंड साथ साथ जो और भी डिफरेंट बैंक्स है जहाँ में निम्स एक्सपैंड हो रहे हैं, दोज आर डूइंग वेल। लार्ज बैंक्स तो फॉर एवर कीप डूइंग वेल ओनली, बट लार्ज बैंक्स में वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल क्योंकि बैंक निफ्टी में जो लाइक हायर परसेंटेज है दैट इज ऑफ लार्जर बैंक्स ओनली। तो ये तो हमारा पूरे ओवरऑल बैंक्स का एक कोरिलेशन था। पर साथ साथ अगर हम ये देखेंगे तो अनसिक्योर्ड सेगमेंट अभी माइक्रो फाइनेंस का हो गया, पर्सनल लोन्स का हो गया, तो यहाँ पे NBFCs बहुत अच्छा कर रही हैं। तो सिमिलरली हम आपके लिए एक ऐसा सेशन NBFCs पे भी करेंगे जहाँ पे हम IIFL फाइनेंस, पूनावाला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इन सब के जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो उनका भी एक बारी आपके साथ ओवरऑल एनालिसिस एक बारी हम ज़रूर करेंगे। तो वैसे तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक और ये सारे बैंक्स हैं। बट हमें जो देखना चाहिए दैट इज़ विद इन द बैंकिंग सेक्टर देयर आर मल्टीपल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे अगर हम लार्ज प्राइवेट बैंक्स को देखते हैं तो इसका भी हम एक सेपरेटली इंडेक्स बना सकते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट इंडेक्सेस बनाए हुए हैं एंड यहाँ पे भी हम चेक करते हैं लार्ज कैप बैंक इंडेक्स, एंड द मोमेंट आई ओपन दिस तो लार्ज कैप बैंक इंडेक्स के अंदर इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व तो यहाँ पे कौन कौन से बैंक है, ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक एंड बेसिकली एक्सिस बैंक। सो अगेन द ट्रेंड सीम्स टू बी हैव अगेन थोड़ा सा फ्लैट लाइन तो हो गया, बट स्टिल द लाइक इट इज स्टिल अबव द 30 वीकली मूविंग एवरेज, तो स्टेज 2 कंटिन्यूएशन तो है, बट अगेन ट्रेंड इज नॉट एज फिरोशियस पोस्ट कोविड। तो माने कि एकदम कोविड के बाद जब एकदम ट्रेंड वाज वेरी वेरी फिरोशियस, सो अगेन अब आफ्टर दैट इट हैज़ गॉन इनटू अ लाइक साइडवेज टाइप मूवमेंट, एंड अभी भी इट इज़ कंटिन्यूइंग बट इट इज़ स्टिल नॉट एज फास्ट एज द पास्ट वन। वेराज अगर हम PSUish टाइप बैंक देखते हैं जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, कर्नाटका बैंक एंड ये सारे बैंक्स हैं, सो अगेन दिस इंडेक्स कस्टम इंडेक्स हैज़ डन वेल, and these banks are also basically guiding for 15% return on equity in FY24, and क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट कम होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन बैंक्स को है, सो आई थिंक इस इंडेक्स ने भी as compared to the index for like large private sector banks, it has done basically उससे भी बेटर करा है। तो अब यहाँ देखेंगे तो आई थिंक 35 का इंडेक्स हैज़ गॉन टू ऑलमोस्ट 115, प्लस लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक का इंडेक्स देखते हैं तो इट हैज़ गॉन फ्रॉम 22732 ऑलमोस्ट, इट हैज़ ऑलमोस्ट बेसिकली डबल्ड इन लास्ट 2-3 ईयर्स। पर लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का क्वालिटी अलग ही रहता है, बट क्योंकि वहाँ पे प्राइस टू बुक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड था, तो इस भाई सरप्राइज कहाँ से आए इस सेक्टर के अंदर दैट इज़ फ्रॉम PSU बैंक्स और बेसिकली लेंडर्स जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट की इंप्रूवमेंट हुई है। स्टिल द ट्रेंड सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग, बट यू हैव टू बी केयरफुल, देखना पड़ेगा आपको कि कब इनके JNPAs और NNPAs वापस बढ़ने लग जाते हैं। फिर जब हम माइक्रो फाइनेंस की बात करेंगे तो माइक्रो फाइनेंस विद इन द इंटायर बैंकिंग एंड NBFC स्पेस इज शोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज यहाँ पे आफ्टर 2-3 ईयर्स एक अच्छी साइकिल आई है जहाँ पे एसेट क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, बट रिमेंबर दिस इज़ अ डीपली सिक्लिकल सेक्टर, ये एक डीपली सिक्लिकल सेक्टर है, एंड दिस इज़ अ सेक्टर विच इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, सो वन नीड्स टू हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी इन प्लेस। तो ये तो हमने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एक सेक्टोरल इंडेक्स देखा। फिर फाइनली हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का भी देखते हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन द इंडेक्स ब्रोक आउट, बट रिसेंटली इंडेक्स में थोड़ी सी वीकनेस हुई है बिकॉज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, बट जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर हम एक्विटास एंड उज्जीवन को देखते हैं, सो बोथ ऑफ देम हैव बीन रिलेटिवली डूइंग वेल टेक्निकली एंड बोथ फंडामेंटली एज वेल, बट AU के रिजल्ट्स क्योंकि AU इज़ 91-92% सिक्योर्ड, तो AU इज़ गाइडिंग फॉर निम कॉन्ट्रैक्शन एज वेल, तो उनकी निम्स विल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ईयर, वैसे एक्विटास के पास 18% माइक्रो फाइनेंस है एंड उज्जीवन तो पूरा ही माइक्रो फाइनेंस है ऑलमोस्ट। सो देर आर बेसिकली लीवर्स फॉर टू सस्टेन निम, या फिर अगर लाइक निम्स गिरते भी हैं तो 5-10 बेसिस पॉइंट्स के आसपास बेसिकली गिरेंगे। सो दिस इज विद द टेक्निकल इंडिसेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड लार्ज प्राइवेट बैंक्स एंड ऑल्सो PSUish टाइप बैंक्स। इसके साथ साथ हम वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन को आप ज़रूर देखना क्योंकि कंक्लूजन में हम पूरी वीडियोस को समराइज करके जो की पॉइंटर्स थे वीडियो के वो डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, आज के टाइम में लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ बुल मार्केट चल रही है एंड बुल मार्केट में ही मैक्सिमम मिस्टेक्स होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की,
एंड कौन से रिटेल इन्वेस्टर से मिस्टेक होती है? उन रिटेल इन्वेस्टर से जो पुअर क्वालिटी बिजनेसेस लेते हैं या तो जिनके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है. सो पार्ट ऑफ और द की पर्पस ऑफ SOIC मेंबरशिप is to teach you how to find good quality businesses and how to have an exit system in place. जो SOIC कोर्स का L4 लेवल है, तो SOIC कोर्सेज में एक्चुअली 5 लेवल्स है, एंड जो L4 लेवल एंड L3 लेवल है दैट इज ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड टू टीचिंग यू हाउ टू एग्जिट द बिजनेस और हाउ टू एग्जिट द स्टॉक. बिकॉज काफ़ी बार ये होता है कि जैसी बुल मार्केट खत्म होती है 50-60% मिड एंड स्मॉल कैप्स में सम ऑफ द बिजनेसेस डिक्लाइन, बट वी डू नॉट हैव एन एग्जिट फ्रेमवर्क इन प्लेस. So for learning both the exit framework and how to select a good business, we have a detailed course on fundamental analysis and साथ when to sell, when to buy and when to pyramid का course है उसके अंदर. Link to the SOIC membership is there in the description below. And साथ जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स चाहे आप कोर्स लेते हैं या नहीं भी लेते, what you have to understand इसकी जब भी आप ऐसे बुल मार्केट्स में होते हैं, just be careful of the type of businesses that you're looking at. And साथ do have a solid framework in place कि किस टाइप के बिजनेस देखूंगा, क्या मेरा एंट्री सेटअप होएगा एंड क्या मेरा एग्जिट का सेटअप होएगा. So with this, let's go to the conclusion of the video. And conclusion of the video में मैं आपको क्या बताना चाहूँगा. आज बैंकिंग जो बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी आज उतनी चीप नहीं है जितनी आज से 3-4 ईयर्स पहले थी, क्योंकि हमने प्राइस टू बुक देखा बैंक निफ्टी का 3x से ऊपर जा चुका है. सेकेंड चीज़ कंक्लूजन में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पीक मार्जिन्स ऑफ अ लॉट ऑफ बैंक्स आर बिहाइंड देम, बट यहाँ से हो सकता है कंपाउंडिंग स्टोरीज हो जाए क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी इशूज़ अभी इतने खराब नहीं हुई, तो एसेट क्वालिटी इशूज़ आर स्टिल नॉट दैट बैड. थर्ड थिंग जो हम डिस्कस करेंगे कि GNPA एंड NNPA अभी तक स्टिल हैवंट रीसर्फेस्ड, तो जब तक GNPA और NNPA रीसर्फेस नहीं करते एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स आज इनको हर्ट कर रहे हैं, बट कभी ना कभी RBI भी इंटरेस्ट रेट कट करेगा जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाए. सो इफ इंटरेस्ट रेट्स गेट कट तो देयर विल बी सम कुशन फॉर द बैंक्स. एंड साथ साथ क्योंकि अभी एसेट क्वालिटी इशूज़ खराब नहीं हुए तो क्रेडिट ग्रोथ इन बैंक्स की 12-15% के आसपास ऑन एन एवरेज आ सकती है. इसके साथ साथ फाइनली जो मैं आपके साथ बात करूंगा कि आज हो सकता है कि पहले आज से 2-3 साल पहले बैंक्स को रिलेटिवली पिक करना ईजी था क्योंकि लाइक आसपास डूम एंड ग्लूम का एनवायरनमेंट था. आज वन हैज़ टू बी वेरी वेरी स्टॉक सिलेक्टिव एंड वन नीड्स टू बी मोर केयरफुल विद द टाइप ऑफ बैंक दे आर पिकिंग, क्योंकि एसेट क्वालिटी इशूज़, निम कॉन्ट्रैक्शन, निम एक्सपेंशन, किस टाइप की लोन बुक है, कैसे बैंक की मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऑल्सो लेट मी नो कि हमें अगला ऐसी वीडियो कौन से सेक्टर के ऊपर बनानी चाहिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो हम उस पूरे सेक्टर का भी वैल्यूएशन, टेक्निकल एनालिसिस एंड आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं उसकी साइकिल के अंदर वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC. जय हिंद.